आज हम पढ़ेंगे सेल जंक्शन। इसको हम हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखेंगे, तो आप ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर वॉच करें। और सेल जंक्शन जानने से पहले दोस्तों आप ये समझें कि आखिरकार हमारी बॉडी में सेल जंक्शन का काम क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है। तो क्या होता है, बॉडी में सेल को ये आपस में जोड़ने में मदद करती है और जो इसकी संरचनात्मक जो स्ट्रक्चरल मजबूती देने, कोशिकाओं के कम्युनिकेशन स्थापित करने और पदार्थों को रिसाव को रोकने के लिए ये अत्यंत जरूरी होता है। ठीक है, जैसे क्या होता है, टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टिश्यू ऑफ ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, इसको अपन ये जो ऊपर का जो होता है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे टिश्यू। टिश्यू, ठीक है, जिसको बोलते हैं त्वचा। ठीक है, ये जो होते हैं, ठीक है, ये हमारे टिश्यू के अंदर दोस्तों सेल हमारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेल हमारे यहाँ प्रेजेंट होती है, ये हमारे सेल हो गया। ठीक है, और जो सेल के जो बीच में जो हमको ये स्पेस दिखती है, ठीक है, इसको बोलते हैं इंट्रासेल्युलर स्पेस बोलते हैं। ठीक है, और जो ये दिख रहा है आपको, जो बेस दिख रहा है ना, जो टिश्यू में जो बेस दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं प्लेसमेंट ऑफ सेल। ठीक है, वैसे ही आप इस पे देखो, सेल जंक्शन इज सिंपली द कनेक्शन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन और टू सेल। ये क्या होता है, सेल जंक्शन दो प्लाज्मा झिल्ली या दो कोशिकाओं के बीच का संबंध होता है। जैसे कि आप इसको ऐसे समझो, जैसे सेल जंक्शन दो प्लाज्मा झिल्ली या दो कोशिकाओं के बीच का संबंध होता है। आप इसको ऐसे समझो, जैसे कि ये हमारा सेल हो गया। ठीक है, ये टिश्यू हो गया, टिश्यू के अंदर सेल हो गया, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे प्लाज्मा हो गए। और जो प्लाज्मा, दो प्लाज्मा के बीच में, ठीक है, जो दो प्लाज्मा के बीच में और जो दो कोशिकाओं के जो बीच में जो संबंध बनाते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेल जंक्शन। ठीक है, उसको बोलते हैं सेल जंक्शन। फिर होता है इट कैन बी सीन बिटवीन टू सेल और सेल द बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसे दो कोशिकाओं के बीच या कोशिका और बेसमेंट झिल्ली के बीच देखा जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारा जैसे सेल हो गया। ठीक है, ये हमारा सेल हो गया, टिश्यू हो गया, टिश्यू के अंदर सेल हो गया। अगर आप इसको जूम करके देखो तो कुछ सेल हमारा ऐसे बनेंगे। ठीक है, तो जो ये दो सेल होते हैं, ठीक है, जो दो सेल को जोड़ने का जो काम करता है, ये हमारा करता है सेल जंक्शन करता है। ओके, और इसको बेसमेंट झिल्ली के बीच भी देखा जा सकता है। फिर इट कॉन्सिस्ट ऑफ मल्टी प्रोटीन। ठीक है, इसमें मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी होते हैं दैट प्रोवाइड कॉन्टैक्ट टू नेक्बोरिंग सेल। ठीक, इसमें बहु प्रोटीन परिसर होते हैं। ठीक है, इसमें मल्टी प्रोटीन होते हैं जो दो पड़ोसी कोशिकाओं के बीच संपर्क प्रदान करते हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं फंक्शन ऑफ सेल जंक्शन। ठीक है, क्या क्या कार्य करते हैं। ठीक है, सेल जंक्शन का कार्य क्या होता है, तो पहला होता है हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ सेल। ये कोशिका के मुख्य जुड़ाव में ये मदद करता है। रूप से क्या करता है, जो दो सेल को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, एक ही सेल, जैसे हम टिश्यू हो गया, टिश्यू से जब इसको जूम करके जब सेल को देखेंगे तो ये दो सेल को जोड़ने में ये काम करता है। कौन, सेल जंक्शन। उसके बाद होता है हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ आयन सब्सटेंसेस। जो हमारे आयन सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, इसको क्या करता है, इसको ट्रांसफर करने का भी काम करता है, आयनों के स्थानांतरण में सहायता करना। टू प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस। कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो दोस्तों सेल में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, उसको भी ये क्या करता है, इसको रोकने का काम करता है। हेल्प इन सेल कम्युनिकेशन, कोशिका संचार में मदद करता है। इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उस पर आपको और अच्छे से इसके बारे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके होता है टाइप ऑफ सेल जंक्शन। ठीक है, कोशिका जंक्शन के प्रकार क्या क्या होते हैं, देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन। ठीक है, ये मेनली 5 प्रकार से होते हैं। पहला होता है टाइट जंक्शन, फिर होता है एडहेरेंस जंक्शन, फिर होता है डेस्मोसोम्स, हेमीडेस्मोसोम, फिर गैप जंक्शन। पहला होता है टाइट जंक्शन। ठीक है, टाइट जंक्शन एक्ट एज ए बैरियर दैट प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ अनवांटेड आयन सब्सटेंसेस अक्रॉस सेल। टाइट जंक्शन एक अवरोधक के रूप में कार्य करता है जो अवांछित आयनों और पदार्थों को कोशिका के आर पार जाने से रोकता है। ठीक है, ये जो जो जैसे दो मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है, दो मेम्ब्रेन के बीच में जो जंक्शन होता है, ठीक है, ये दोस्तों इतनी टाइटली होती है कि से जो अनवांटेड जो सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जो सेल में हमको जाना मतलब जो नहीं जाना चाहिए, इसको दोस्तों रोकने का ये काम करता है। ठीक है, आर पार जाने से ये रोकता है। द सेल ऑफ epithelial tissue that found in stomach, intestine and urinary bladder contain many tight junction that prevents the leakage of components into blood। पेट, आंत और मूत्राशय में पाई जाने वाली उपकाल ऊतक की कोशिकाओं में कई कई टाइट जोड़ होते हैं जो जो घटकों को रक्त में मिलने से रोकता है। ठीक है, जैसे ये समझो, जैसे कि हमारा ये एक यूरिनरी ब्लैडर हो गया। ठीक है, जैसे कि हमारा ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया। ठीक है, क्या हो गया, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी हमारा ब्लैडर हो गया। ठीक है, इस पे जैसे कि यूरिन इसमें स्टोरेज है। ठीक है, तो दोस्तों ये जंक्शन जो होता है, ठीक है, जो सेल्स जो हमारे सेल जंक्शन होते हैं ये इतने मजबूत होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताया, ये इतने
ये इतने टाइटली होते हैं कि ये अलग नहीं होते, ठीक है, इसमें लीकेज कोई नहीं होता। अगर जैसे यूरिन है, ठीक है, ये सेल इंजेक्शन का काम ही होता है दोस्तों कि इतना टाइट होता है कि जो इसके अंदर जो सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जो इसके अंदर जो पदार्थ होते हैं वो बाहर ना निकल पाएँ, ठीक है। अगर बाहर निकलेगा तो क्या होगा दोस्तों, ये ब्लड के साथ मिलेगा, ठीक है, ब्लड के साथ मिलेगा तो डिफरेंट डिफरेंट आपको आपको डिसीज़ेज़ देखने को मिल सकता है, ठीक है। वो ब्लड में जाके मिल सकता है। तो ये टाइट जंक्शन का डायग्राम हो गया, ठीक है। टाइट जंक्शन प्रोटीन, ठीक है, इस पे प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। इसको आप देखो, जैसे 2 मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, 2 मेम्ब्रेन के बीच में जो, जैसे ये 2 मेम्ब्रेन हो गए, ठीक है, 2 मेम्ब्रेन के बीच में जो ये जो सेल होते हैं, ठीक है, सेल, तो सेल को दोस्तों ये 2 मेम्ब्रेन को जो अटैच होता है, इसको अटैच करने का काम करता है, ठीक है, इसको जोड़ने का काम कौन करता है, ठीक है। जैसे 2 सेल 2 मेम्ब्रेन थे, अब ये 2 मेम्ब्रेन को दोस्तों मिलाना पड़ेगा, ठीक है, जोड़ना पड़ेगा, जो कि ये दोस्तों अलग ना हो, ठीक है। अगर अलग होंगे तो दिक्कतें होंगी, तो अलग ना हो इस कारण से इसको सेल जंक्शन का काम होता है कि ये दोनों जो टिश्यू होते हैं, ठीक है, जो मेम्ब्रेन होते हैं, इसको कनेक्ट करके रखने का काम होता है। अगर इसको आप ज़ूम करके देखोगे तो कुछ इस तरह दिखेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं टाइट जंक्शन प्रोटीन और अडहेरेंस जंक्शंस, दीस आर आल्सो कॉल्ड वेल्ट डेस्मोसोम, ठीक है, इन्हें वेल्ट डेस्मोसोम भी कहा जाता है। इसको डायग्राम में आप समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। फिर होता है अडहेरेंस जंक्शंस कंटेंट्स प्लेक्यू, ए डेंस लेयर ऑफ प्रोटीन। एडहेरेंस जंक्शन में ब्लैक होते हैं जो प्रोटीन की एक घनी परत होती है। नेक्स्ट होता है द ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट इन एडहेरेंस जंक्शन हेल्प टू ज्वाइन द सेल, ठीक है। एडहेरेंस जंक्शन में मौजूद ग्लाइकोप्रोटीन कोशिका को जोड़ने में मदद करती है। हमारा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, 2 प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गए, और ये जो दिख रहे हैं, ठीक है, ये होती है प्लेक्यू होती है, जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं डेंस लेयर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ये प्रोटीन को इकट्ठे करके रखते हैं, ठीक है, ये प्लेक्यू, ठीक है। और जो ये काली काली आपको दिख रही है, ठीक है, इसमें क्या होती है, प्रोटीन की एक घनी परत होती है, ठीक है। इसमें प्रोटीन होता है दोस्तों, ठीक है, ये प्रोटीन से घिरा होता है, ठीक है, इसकी एक परत होती है, ठीक। फिर ये आपको ये पूंछ दिख रहे हैं, ठीक है, इसके जो पूंछ दिख रहे हैं इसको बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। और फिर क्या बोलते हैं, एडहेरेंस जंक्शन में मौजूद ग्लाइकोप्रोटीन कोशिका को जोड़ने में मदद करती है, ठीक है। जो हमारी ग्लाइकोप्रोटीन होती है ये क्या करती है, कोशिका को जोड़ने में मदद करती है, ठीक है, 2 मेम्ब्रेन को जोड़ने में मदद करती है। आप इसको ऐसा समझो जैसे कि हमारा ये 2 मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, जैसे कि ये हमारा 2 मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, ये हमारा 2 मेम्ब्रेन हो गया। अब यहाँ पास क्या है, यहाँ पास सेल जंक्शन होंगे, ठीक है, सेल इकट्ठे होंगे, ठीक है, सेल जोड़ने का काम करेंगे, ठीक है, उसको हम बोलेंगे सेल जंक्शन, ठीक है। अब जो इसको जब जोड़ने में जो मदद करती है तो सेल जंक्शन करती है, ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन कोशिका को जोड़ने में मदद करती है, ठीक है, जो सेल होते हैं इसको जोड़ने में ये मदद करती है, कौन, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, इसको बोलते हैं एडेरेंस जंक्शन, ठीक है। फिर होगा डेस्मोसोम होगा, दिस जंक्शन कीप द सेल्स टुगेदर, ठीक है, ये जंक्शन पड़ोसी कोशिकाओं को एक साथ जोड़े रखते हैं, ठीक है। जो डेस्मोसोम होते हैं, डेस्मोसोम का काम क्या होता है, जो हमारे जैसे कि हमारे टिश्यू हो गया, ठीक है, टिश्यू के अंदर जो सेल हो गए, इसको जो टिश्यू जो आपस 2-3 होते हैं, ठीक है, जैसे ये हमारा टिश्यू हो गया, जैसे मान लीजिए आप ये घर ही हो गया, आपका घर हो गया, आपके जो बगल वाला होगा वो क्या लगेगा, आपको पड़ोसी लगेगा ना, पड़ोसी बोलोगे। वैसे ही ये 2 सेल हो गया, ठीक है। तो डेस्मोसोम का काम क्या होता है, ये 2 कोशिकाओं को जोड़ने में ये मदद करती है, ठीक है, इसका ये काम होता है, जैसे कि इस पे आपको दिख रहा है। फिर होता है दे कंटेंट प्लेक्यू एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट मेड ऑफ क्रिएटिन, ठीक है, इसमें क्रिएटिन से बने पट्टिका और अंतर्निर्मित तंतु होते हैं। होता है द ग्लाइकोप्रोटीन हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ सेल, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन कोशिकाओं को जुड़ाव में सहायता करता है, ठीक। जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है क्या करता है, अटैचमेंट करता है किसमें, सेल में, ठीक है, ये जुड़ाव करता है। आप इस पे देखो जैसे कि ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है सेल, ठीक है, ये क्या करता है, दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जोड़ने का काम करता है, ठीक है, आपस में अटैच करने का काम करता है, किस कौन करता है, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। जो अंदर स्पेस बचे, ठीक है, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, जैसे कि हमारे ये सेल हो गया, ठीक है, टिश्यू हो गया, टिश्यू के अंदर सेल हो गया, और जो स्पेस बचा, ठीक है, जो स्पेस आपको दिख रही है इसको बोलते हैं इंटरसेल्यूलर बोलते हैं, ठीक है, इंटरसेल्यूलर स्पेस। तो कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर हम इस तरह बनाएंगे तो ये हमारा इंटरसेल्यूलर स्पेस हो गया, ठीक है, जो बचा इंटरसेल्यूलर स्पेस, ठीक है। फिर ये होती है ये हमारा होता है प्लेक्यू होती है, ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है, जो ये है इंटरमीडिएट इसको फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा प्लेक्यू हो गया, ओके। और दो जो सेल को जोड़ने में मदद करती है, ठीक है, जो सेल जंक्शन बनाने में मदद करती है, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। उसके बाद होता है हेमीडेस्मोसोम। हेमीडेस्मोसोम रिमेंबर लाइक डेस्मोसोम बट दे डू नॉट अटैच विद adjacent cells, they are basically attached with the basement membrane, ठीक है। जो हेमीडेस्मोसोम होता है हेमीडेस्मोसोम्स के समान दिखते हैं, ठीक है, जो हेमीडेस्मोसोम होता है वो डेस्मोसोम के समान दिखते हैं, ठीक है, मतलब एक ही तरह दिखते हैं, लेकिन वे आसन्न कोशिकाओं से नहीं जुड़ते हैं, वे मूल रूप से बेसमेंट झिल्ली से जुड़ते हैं।
जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, डेस्मोसोम में क्या होता है, वो 2 सेल से जुड़ के बनते हैं, ठीक है? और जो हेवी डेस्मोसोम होता है वो सेल से नहीं जुड़ते हैं, ठीक है? वो डायरेक्टली बेसमेंट से जुड़ते हैं, ठीक है? आप डायग्राम पे देखो, ये डायग्राम होता है, ठीक है? इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है, ठीक है? ये हमारा प्लेग्यू होता है। पहले क्या होता था, जो डेस्मोसोम में था, डेस्मोसोम में सीधा हम सेल से जोड़ते थे, ठीक है? 2 सेल जुड़ते थे, ठीक है? और जोड़ने का सहायता कौन करता था, वो हमारा ग्लाइकोप्रोटीन करता था, ठीक है? ठीक है, पर इस पे ऐसा नहीं है, इस पे 2 सेल्स पे नहीं जोड़ते, ठीक है? इस पे क्या होता है, सीधा बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है, ठीक है? ये जो हमारा होता है, इसे बेसमेंट कहते हैं, ठीक है? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ये हमारा टिश्यू हो गया, ठीक है? टिश्यू से जो नीचे होता है, ठीक है? इसको हम बेसमेंट बोलते हैं। तो अब जब क्या होगा, जो हेमीडेस्मोसोम होता है, ये अब 2 सेल से नहीं, डायरेक्टली क्या करता है, ये मेम्ब्रेन से सीधा ये प्लाज्मा में, वो सॉरी, बेसमेंट में ये जुड़ता है, ठीक है? बेसमेंट से इसका कनेक्शन होता है, ठीक है? इसे बोलते हैं हम हेमीडेस्मोसोम। Gap junction are specialized intercellular connections between cells which help in the transfer of required ion substances between two or more cells, ठीक है? गैस जंक्शन कोशिकाओं के बीच विशिष्ट अंतरकोशिकीय संबंधित होते हैं जो दो या दो से अधिक कोशिकाओं के बीच आवश्यक आयनों और पदार्थों को स्थानांतरण में सहायता करते हैं, ठीक है? इस डायग्राम में देखो, जैसे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है? 2 प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गए, ये गैप जंक्शन का डायग्राम है। इस पे जैसे हमारा आयन होता है, जो सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है? ये इस पे ट्रांसफर होता है, ठीक है? और ये क्या करता है, सेल की कम्युनिकेशन में ये सहायता करता है, ठीक है? कौन करता है, गैप जंक्शन। सेल कम्युनिकेशन, कोश का संचार। सेल कैसे अपने आप में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है? एक सेल दूसरे से कैसे बात कर सकता है, और इसको हम हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखेंगे, तो आप ये वीडियो के एंड तक बने रहें। क्या होता है, सेल कम्युनिकेशन इज आल्सो नो एज सेल सिग्नलिंग। कोश का संचार को कोश का संकेतन के नाम से भी जाना जाता है। जो सेल कम्युनिकेशन होता है, इसको सेल सिग्नलिंग के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इसको इस नाम से क्यों जाना जाता है, तो आप ये समझो, मान लो कि एक सेल है, ठीक है? अब एक सेल को हमारे दूसरे सेल से अगर बात करना है, ठीक है? तो ये डायरेक्ट तो बात कर नहीं सकते हमारे जैसे, जैसे हम बात करते हैं, हमारे जैसे इसमें बोलने की क्षमता तो होती नहीं है, ठीक है? तो अब जब ये सेल को जब बात करना है, जब कम्युनिकेट करना है, तो ये क्या करते हैं, ये सेल ये दूसरे सेल को दोस्तों सिग्नल भेजते हैं, इसी को हम बोलते हैं सेल सिग्नलिंग। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ सेल टू रिसीव एंड सेंड डेवलपमेंट ऑफ सेल। यह कोशिका संचार की विकास संबंधी जानकारी प्राप्त करना और भेजने की क्षमता है, ठीक है? ये हमारे 2 सेल हो गए। ये क्या करता है, ये सेल होता है, इसको सिग्नल भेजता है, ठीक है? सेंडिंग करता है, और उसके बाद दोस्तों ये सेल जब इसको भेजता है, ठीक है, रिसीविंग भी करने की इसमें क्षमता होती है, मतलब भेजने की भी क्षमता और रिसीविंग करने की क्षमता को ही हम सेल कम्युनिकेशन बोलते हैं। उसके बाद होता है, इट इज़ द इम्पोर्टेंट टू मेंटेन होम्योस्टेटिस, ठीक है? समस्थिति बनाए रखना महत्वपूर्ण है, ठीक है? सेल कम्युनिकेशन में होम्योस्टेटिस भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको होम्योस्टेटिस और डिटेल में पढ़ना है, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो आप वहाँ से जाके इसको पूरा डिटेल में देख सकते हैं। फिर होता है कम्युनिकेशन बिटवीन सेल रिक्वायर्ड। कोशिका के बीच संचार की आवश्यकता होती है, ठीक है? जो कोशिका होती है, जो संचार होती है, सेल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है? इसके कुछ रिक्वायर होते हैं। कौन कौन से रिक्वायर होते हैं, चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें मेनली 2 रिक्वायर्स होते हैं। पहला होता है लिगेंड्स होता है, सेकंड होता है रिसेप्टर, ओके? लिगेंड्स एंड रिसेप्टर। लिगेंड का काम क्या होता है, द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है? सिग्नल अणु होते हैं। रिसेप्टर का काम होता है द साइड वेयर रिसेप्टर बाइंड्स, वही स्थान जहाँ रिसेप्टर बांधता है, ठीक है? आप ऐसा समझो, ये हमारे 2 सेल हो गए, ओके? ये हमारे 2 सेल हो गए, ठीक है? ये आपस में दोनों पास में होते हैं, बाकी क्या होता है, ये एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो लिगेंड का काम क्या होता है, हमारे एक सेल होता है, ठीक है? ये लिगेंड रिलीज़ करती है, एक लिगेंड रिलीज़ करती है, किस लिए रिलीज़ करती है, लिगेंड कम्युनिकेशन करने के लिए होती है, ठीक है? और दूसरा जो हमारा सेल होता है, ठीक है, इसमें कुछ ऐसे रिसेप्टर होते हैं, ठीक है? ऐसे कुछ रिसेप्टर होते हैं। तो क्या करता है, जब ये कम्युनिकेट जब इसको करना होता है, ठीक है? जब कम्युनिकेट जब ये करेगा, एक सेल दूसरे सेल से करेगा, ठीक है? सिग्नलिंग सेल जब टारगेट सेल से जब टारगेटिंग करेगा दूसरे सेल को, तो हमारा जो लिगेंड है, ठीक है, इसको रिलीज़ करेगा, और रिलीज़ करने पे ऐसे कुछ दोस्तों जाता है, ये बाइंडर पे जाता है, ठीक है? ये रिसेप्टर पे जाता है, ठीक है? रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाता है। उसके बाद फाइनली हमारा सेल कम्युनिकेट हो जाता है, सब कम्युनिकेट कर लेता है। रिसेप्टर काम होता है रिसीविंग करना, ठीक है? इसको रिसीव करता है कौन, लिगेंड को, ठीक है? बाइंड करके ये अंदर की ओर ले जाता है, ठीक है? ये अंदर की ओर ले जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं सेल कम्युनिकेशन। उसके बाद कुछ इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है? टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग या कम्युनिकेशन, ठीक है? पहला होता है पैराक्राइन सिग्नलिंग, पैराक्राइन सिग्नलिंग। सेकंड होता है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, ठीक है? ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। थर्ड होता है एंडोक्राइन सिग्नलिंग, अंतःस्रावी संकेत। फिर होता है डायरेक्ट सिग्नलिंग। उसके बाद हम इसको डिटेल में देखते हैं, ठीक है? पहला होता है पैराक्राइन सिग्नलिंग, पैराक्राइन सिग्नलिंग। ये क्या होता है, पैराक्राइन सिग्नलिंग इज ए फॉर्म ऑफ सेल सिग्नलिंग इन विच टारगेट सेल। पैराक्राइन सिग्नलिंग का एक प्रकार की सेल होती है जिसे लक्ष्य की कोशिका, ठीक है? आप ऐसा समझो, मान लो कि ये हमारा एक सेल हो गया, ठीक है? ये हमारा एक नॉर्मल सेल हो गया, ठीक है? अब ये दूसरा सेल हो गया।
पर ये पैराक्राइन का काम क्या होता है, पैराक्राइन सिग्नलिंग का काम क्या होता है, ये हमारा एक सेल हो गया, ठीक है, ये हमारा दूसरा सेल हो गया। तो ये जो सेल है, ठीक है, ये टारगेट करेगा, ये सिग्नलिंग सेल हो गया, ये सिग्नलिंग सेल हो गया, ठीक है, ये दूसरा हो गया हमारा टारगेट सेल, ठीक है, टारगेट सेल। तो ये जो सिग्नलिंग सेल होता है टारगेट करता है दूसरे सेल को कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ लिगेंड्स भेजते हैं इसको कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है, कुछ लिगेंड्स करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। तो इसी को हम बोलते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग। बात क्या होता है, इट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यह वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ डायग्राम में देखो, जैसे कि मैं बताया पैराक्राइन सिग्नलिंग वो होता है, ठीक है, ये नॉर्मल सेल हो गया, इसको बोलते हैं सिग्नलिंग सेल। दूसरा होता है टारगेट सेल, जो पहला सेल होता है ये टारगेट करता है दूसरे सेल को, टारगेट करता है, क्यों टारगेट करता है, कम्युनिकेट करने के लिए करता है, ठीक है। ये तो जो पहला पहला सेल होता है हमारा सिग्नलिंग सेल, ये कुछ लिगेंड्स क्या करता है, रिलीज करता है दूसरे सेल को भेजने के लिए, ठीक है, कम्युनिकेट करने के लिए। तो पहला जो सेल होता है, ठीक है, इसमें रिसेप्टर होते हैं, जब लिगेंड्स दोस्तों जब सेंड करेगा दूसरे सेल को, तो ये डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करते। ये कैसे कम्युनिकेट करते हैं, इसके कुछ ये रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, ये रिसेप्टर में ये लिगेंड्स जाते हैं, ठीक है, उसके बाद ये अंदर आते हैं, तब जाके फाइनली कम्युनिकेट हो पाता है। तो हम इसी को बोलते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग। सो सेकेंड होता है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग सेल। इन ऑटोक्राइन सिग्नलिंग ए सेल सिंगल टू इटसेल्फ रिलीज ए लिगेंड दैट बाइंड्स टू रिसेप्टर एंड इट्स ओवन सरफेस। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में एक कोशिका स्वयं को संकेत भेजती है और ये लिगेंड छोड़ती है जो उसकी अपनी सतह पर मौजूद रिसेप्टर से जुड़ जाता है। ओके, फिर होता है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग प्ले ए की रोल इन मेटास्टेटिस। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग अब मेटास्टेटिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे ये हमारा एक सेल हो गया, ठीक है, ये ऑटोक्राइन में क्या होता है, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में ये हमारा एक सेल हो गया, ठीक है, सेल के जो बाहर ये दिख रहे हैं ना, ठीक है, इसको बोलते हैं अणु मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये एक लिगेंड्स होता है। और ये ऑटोक्राइन में क्या होता है, ये स्वयं को सिग्नल भेजता है, स्वयं को मैसेज भेजता है। तो जो ये रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, ये लिगेंड्स को रिसीव करते हैं और बाइंड बाइंड करते हैं, ठीक है, रिसीविंग करते हैं, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं ऑटोक्राइन सिग्नल। क्या करता है, ये मैन रोल प्ले करता है, ठीक है, की रोल प्ले करता है किसमें, मेटास्टेटिस में। प्रकार का कैंसर सेल होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप क्या होता है, एंडोक्राइन सिग्नलिंग। When the target set its to for from signaling cell, then cell release its signaling ligands into the bloodstream and acts on target cell, and this type of signaling called endocrine signaling, ठीक है। जब लक्ष्य कोशिका संकेत देने वाली कोशिका से बहुत दूर होती है तो वह कोशिका अपने संकेत लिगेंड्स की रक्त प्रवाह में छोड़ देती हैं और लक्ष्य कोशिकाओं पर कार्य करती हैं। इस प्रकार के संकेत को अंतःस्थिति संकेत कहा जाता है। जैसे आप ये समझो, मान लो कि ये जो इंडोक्राइन होती है, ठीक है, जो इंडोक्राइन सिग्नलिंग होती है, तो ये क्या करता है, ये एक हमारा सेल हो गया, ठीक है, ये एक हमारा सेल हो गया और ये दूसरा सेल हो गया। ओके, इसको हम बोल लेते हैं टारगेट सेल, ये हमारा सिग्नलिंग सेल हो गया, ठीक है, सिग्नल सेल हो गया, ठीक है, सिग्नल सेल हो गया। अब ये क्या करता है, इसको कम्युनिकेट करना है इस सेल से, टारगेट सेल से कम्युनिकेट करना है, ठीक है। तो सिग्नलिंग सेल क्या करता है, ये डायरेक्ट एंडोक्राइन सिग्नलिंग में ऐसा नहीं होता है। जब टारगेट सेल से बात करेगा तो डायरेक्ट ये लिगेंड नहीं छोड़ सकता, ठीक है, डायरेक्ट ये इससे कम्युनिकेट नहीं कर सकता। अच्छा, अब इससे कम्युनिकेट करना तो ये कैसे करेगा, तो क्या करता है, हमारे ब्लड के थ्रू करता है। ओके, ये हमारे ब्लड के थ्रू ये क्या करता है, लिगेंड छोड़ता है, कुछ हार्मोन छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ब्लड के थ्रू जाता है दोस्तों, फ्लो के थ्रू जाता है और इससे ये कम्युनिकेट करता है, ठीक है। और कम्युनिकेट डायरेक्ट नहीं करेगा, पहले तो स्टीम के थ्रू जाएगा, फिर इसके द्वारा यहाँ रिसेप्टर रहेंगे, ठीक है, रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद अंदर जाएगा तो फाइनली ये कम्युनिकेट कर पाएगा। तो इसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन। फिर क्या होता है, इन एंडोक्राइन सिग्नलिंग सिग्नल्स आर इन फॉर्म ऑफ हॉर्मोन्स। अंतःस्थिति संकेत में संकेत हार्मोन्स के रूप में भी होते हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको बताया हार्मोन्स के रूप में भी जा सकता है। आप ये डायग्राम में देखो तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा दो सेल हो गया, ओके, ये एंडोक्राइन सिग्नल में होता है ऐसा ओनली, ठीक है। तो ये हमारे दो सेल हो गए, ये डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करते हैं, इनको कम्युनिकेट करने के लिए ये ब्लड का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम का सहारा लेना पड़ता है। सो बाकियों सेल में क्या होता था, बाकियों सेल में डायरेक्ट ये बात करते थे, डायरेक्ट बात मतलब ये मॉलिक्यूल छोड़ते थे, अणु मॉलिक्यूल छोड़ते थे, ठीक है, लिगेंड छोड़ते थे, उसके बाद इससे कम्युनिकेट कर पाता था। बट इसमें ऐसा नहीं है। तो ये कुछ लिगेंड छोड़ेंगे, ठीक है, अणु मॉलिक्यूल छोड़ेगा, फिर जो ब्लड में जाएगा, ठीक है, ब्लड के थ्रू ये क्या होता है, रिसेप्टर में जाकर रिसेप्टर में बाइंड करेगा, उसके बाद ये अंदर जाएगा तो फाइनली ये क्या करेगा, एंडोक्राइन में ये इससे कम्युनिकेट कर पाएगा। अच्छा, ये और कुछ हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं, ठीक है, हार्मोन्स के थ्रू भी ये कम्युनिकेट करते हैं एक सेल दूसरे सेल से। ओके, उसके बाद होता है डायरेक्ट सिग्नलिंग। Direct signaling occurs by transferring signal molecules across gap junction in neighboring cell, ठीक है।
प्रत्यक्ष संकेतन गैप जंक्शन के पार पड़ोसी कोशिकाओं में सिग्नल में अणुओं के रूपांतरण द्वारा होता है। हमने सेल जंक्शन में भी देखा था, ये हमारा गैप जंक्शन होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करता है, ये गैप जंक्शन का काम होता है, ठीक है। यहाँ से कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो इससे इस पे भेजता है, ठीक है। तो ये इसके द्वारा कम्युनिकेट करता है। हमारा गैप जंक्शन सेल जंक्शन में भी काम करता है और ये सेल कम्युनिकेशन में भी काम करता है। ये था दोस्तों हमारा सेल कम्युनिकेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें।